गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष कर। आज हम ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने श्वसन के कॉमन इंट्रोडक्शन, कॉमन जानकारियाँ और श्वसन को 4 भागों में बांटा गया है। उसको शॉर्ट ट्रिक जिसे जॉब कहते हैं, उसके द्वारा मैंने आपको बताया था। G फॉर ग्लाइकोलाइसिस, O फॉर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, K फॉर क्रेब्स साइकिल और E फॉर EDF। अब इसमें सबसे पहले अपन G फॉर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आज हम देखेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में अगर अपन देखें तो कहीं न कहीं ग्लूकोज का उच्चारण होता है, ठीक है। यानी कि इसमें ग्लूकोज कहीं न कहीं टूटता है और इसके ग्लूकोज के टूटने से आगे क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज के आगे टूटने से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस यानी कि टूटना। इसका दूसरा नाम ENPP है, यानी इसका मतलब होता है इयनास, मेयरहॉफ और पार्नस पाथवे। ये 3 वैज्ञानिकों ने इसे दिया था, इसलिए इसे 3 वैज्ञानिकों के नाम के हिसाब से इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक है ग्लाई और ई। ग्ला ई में ई आ जाएगा तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा EMP पाथवे। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। अब पहले वाली शॉर्ट ट्रिक जो जॉब अपन ने देखी थी, जॉब का सबसे पहला पार्ट है जी यानी ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, और वह स्टार्ट होता है ग्लूकोज से, ठीक है ना। और एंड कहाँ होता है, यानी ग्लूकोज जो है इस पार्ट में टूट करके क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज इस पार्ट में टूट करके पायरुविक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप जो है, पूरा ग्लाइकोलाइसिस जो है वह 10 चरणों या 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसे अपन ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस सजीवों की कोशिकाओं में संपन्न होता है, और सजीवों की कोशिकाओं में भी अगर देखा जाए तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। बाकी की ये जो क्रियाएं हैं O, K और E, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है यह सभी जीवों में जो है कॉमन होती है, ठीक है। लेकिन अनोक्सी शोषण करने वाले जीवों में यह ग्लाइकोलाइसिस जो है वह, यानी इसमें जो शोषण की क्रिया होगी वह केवल ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ही होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है और उसमें ऑक्सीजन CO2 भी रिलीज नहीं होती है। तो इसको अपन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक द्वारा मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें, यानी कि ATP कहाँ टूटता है, ATP का कहाँ निर्माण होता है, कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं, ATP की कैलकुलेशन से बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वह टूटता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टूटता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ATP जो है वह ADP में टूटती है, यानी कि वहां एक ATP का लॉस होता है, ठीक है। यानी कि इसके स्टार्टिंग के स्टेप में ही एक ATP का लॉस हो जाएगा, और यह लॉस कहाँ होता है, ग्लूकोज के बीच में, ठीक है ना। यह ऐसे याद रखना है कि ग्लूकोज के बीच में ATP का लॉस हो रहा है, तो एक ATP का लॉस यहाँ हुआ है। इसी को ऐसे ही याद करेंगे, दो ग्लूकोज हो गए, ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये 2 स्टेप याद हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन देखें तो ग्लूकोज जो है वापस टूटता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये फ्रक्टोज के 2 स्टेप हो जाएंगे। ऐसे ये 2 स्टेप हो गए, यानी टोटल 4 स्टेप अपने को याद हो गए। अब ये याद करने इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी ये सवाल आ जाता है कि जो ATP का फॉर्मेशन होती है या ATP जो टूटते हैं वह किन 2 स्टेप के बीच में टूटते हैं, इसीलिए ये स्टेप जो है याद करने जरूरी है। तो अगला ATP जो टूटता है वह यहाँ टूटता है, इन फ्रक्टोज 2 फ्रक्टोज के बीच में वह
टूटता है, यहाँ एटीपी टूटता है, तो इस प्रकार से 2 एटीपी का लॉस हो चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 एटीपी का लॉस हो गया, यानी कुछ पाने के लिए होना पड़ता है। अपन को बिजनेस की लगाते हैं तो पहले पैसा उसमें लगाते हैं, फिर बाद में अर्निंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पैसे की अर्निंग कहाँ होगी वह आगे अपन देखते हैं। अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ये टूट करके 3-PGAL बनाता है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इसका लॉन्ग फॉर्म ये हो जाएगी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये DHAP में कन्वर्ट होता है, यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आइसोमरेज की हेल्प से इसमें कन्वर्ट होता है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है डिहाइड्रोजिनेज की सहायता से 1,3-डाई-PGAL में कन्वर्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1,3-डाई-PGAL जो है जब 1,3-डाई-PGA में टूटता है, यानी कि 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब टूटता है तो ये प्रोडक्ट PTS में जाता है। ऐसी कंडीशन में 2 NADH2 का फॉर्मेशन करते हैं, 2 NADH2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है 6 ATP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक NADH2 जो है 3 ATP का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन वह PTS में जाने पर ही यह ग्लाइकोलाइसिस में ये ATP काउंट होंगे, वह आगे अपन ATP कैलकुलेशन में देखेंगे। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में 1,3-डाई-PGA यह आगे टूट करके 3-PGA में टूटता है, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी 2 स्टेप के बीच में 2 ATP का निर्माण हो रहा है। देखिए, यानी कि 2 ADP जो है वो मिलकर के 2 ATP का निर्माण हो रहा है, यानी कि 2 ATP गेन हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉस्फोरिलेज नाम का एंजाइम यह क्रिया संपादित करवाता है। अब अगले स्टेप में ये 3-PGA जो है म्यूटेज की सहायता से टूट करके 2-PGA बनाते हैं, यानी कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इनोलेज की सहायता से 2-PEPA यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि सेकंड लास्ट प्रोडक्ट होता है। अब ये सेकंड लास्ट प्रोडक्ट यानी कि 2-PEPA जो है वह लास्ट में ब्रेक होकर के PA यानी कि पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड बनाता है, तो इस लास्ट वाले स्टेप में ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 ADP जो है वह मिल करके जुट करके 2 ATP का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर देखा जाए, टोटल ATP गैन देखा जाए तो 4 ATP गैन हो रही है और 2 ATP लॉस हो रही है, यानी कि यहाँ पर 1 ATP यहाँ लॉस हुई और 1 ATP यहाँ लॉस हुई, तो टोटल कितनी ATP लॉस हो गई? 2 ATP। अंडरस्टैंड? और टोटल 4 ATP गैन हुई है, 2 ATP यहाँ और 2 ATP यहाँ। गुड, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 ATP गैन होगी, तो उसमें से 2 ATP माइनस करेंगे तो प्योर ATP प्रॉफिट या कुल प्योर शुद्ध ATP प्रॉफिट या शुद्ध ATP लाभ जो है वह 2 ATP कहलाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए विदाउट ETS है। इससे पहले मैंने यहाँ बताया था जब ये प्रोडक्ट ETS में जाएगा उस कंडीशन में वहां 6 ATP बन जाएंगे। ऐसी कंडीशन में वहां टोटल 8 ATP या 6 ATP जो है वह कहलाएंगे इसकी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घूम करके आ सकता है, तो आपको उस हिसाब से उसका आंसर लिखना है। अब इस स्टेप को, ये जो कि 10 चरणों का टोटल ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, इसको इसके अगर एंजाइम्स अगर अपन याद करें तो इसकी भी मैंने बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक जो है वह बनाई है। वह शॉर्ट ट्रिक है HIPAA।
हिपा कैसे, हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे आइसोमरेज, थर्ड स्टेप पे फॉस्फोपेप्टोकाइनेज और फोर्थ स्टेप पे हो जाएगी एल्डोडेज। ठीक है, तो हिपा यहाँ ये बन जाएगी शॉर्ट ट्रिक हिपा। अब अगला स्टेप हो जाएगा आइसोमरेज यानी हिपा आई, हिपा आई ये क्या हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक हिपा आई। फिर क्या क्या उसने हिपा आकर के हिपा आई, तो फिर डीडी डी में पाई यानी कि फिर बाद में डीडी हिपा आई, तो छोटा भाई कह रहा है कि दीदी टी टी में पाई यानी कि हिपा आई यहां तक हो गया, उसके बाद में आई आई यहां तक हो गया आइसोमरेज। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस स्टेप में डिहाइड्रोजिनेज और अगले स्टेप में भी डिहाइड्रोजिनेज है यानी कि डीडी हो गया और टी यानी क्या हो जाएगा ट्रांस फॉस्फोरिलेज का टी हो जाएगा। ठीक है, तो टी हो जाएगा, फिर में यानी कि म्यूटेज और इनोलेज ये हो जाएगा एन ई में और पाई यानी पायरुविक एसिड काइनेज। तो टोटल ये एंजाइम्स भी आपको याद हो जाएंगे इस टॉपिक से, हिपा आई डीडी टी में पाई। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है आप पूरा ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इजीली याद कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं वह इस ब्लॉक से बाहर भी नहीं जाएंगे क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसमें CO2 रिलीज नहीं होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये ग्लाइकोलाइसिस का पूरा चरण जो है यहाँ संपन्न होता है। अगला स्टेप जो है जॉक का O, ठीक है, वह O ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ये भी बहुत इजीली शॉर्ट टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें मोस्ट क्वेश्चन कहाँ बनता है वह भी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। अब यह पायरुविक एसिड आगे टूटता है एसिटाइको एंजाइम में। इसी स्टेप को अपन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, इस स्टेप में दो NAD मिलकर के दो NADH2 का निर्माण करते हैं। मैंने बताया है कि एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो टोटल यहाँ ATP बन गए गुड 6 ATP। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में टोटल 6 ATP का निर्माण होता है। अब देखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूनिट 12 में है, नीट में है, BSc में है। ये क्वेश्चन अमूमन आता है। वह क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की योजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक किसे कहा जाता है? तो वह ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को कहा जाता है, क्योंकि ये जो जॉक है ना, जॉक ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को बेसिकली जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, तो इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। तो ये टॉपिक जो है GO कंप्लीट हो गया है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें। उस नेक्स्ट पार्ट में मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगा और उसके अगले पार्ट में ETS कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना श्वसन की प्रक्रिया जो है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में कॉमन होती है, वह उस कॉमन के हिसाब से मैंने इसको समझाया है। एनिमल के हिसाब से मैं अलग से और समझाऊंगा। तो इसमें यह 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ये कंप्लीट चारों वीडियो जो भी इसके वीडियो होते हैं वह सारे वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो आने पर, क्योंकि बहुत ही शानदार आगे नई नई और शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोज में लाने वाला हूँ और कुछ मोटिवेटिव वीडियोज भी डालने वाला हूँ बहुत जल्द, वह भी आपको जल्द से जल्द उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।